नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारा राजस्थान सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आइए आज हम देखते हैं अध्याय 5। राजस्थान में आज़ादी से पूर्व हमारे राजस्थान की क्या स्थिति थी। यानी कि राजस्थान की स्थिति से यहाँ पे तात्पर्य है कि राजस्थान में उस समय सरकार का स्वरूप कैसा था। तो सरकार का स्वरूप का मतलब यहाँ पे किस प्रकार से जो अधिकारी वर्ग वगैरह यहाँ पर कार्य करता था। तो देखते हैं हम। देखिए, हम जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व राजस्थान में राजशाही थी। तो देखिए, राजशाही में किस प्रकार से शासन प्रणाली काम करती थी। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रमुख था वो कौन था, राजा होता था। राजा प्रमुख होता था। राजा के पास ही सभी सारी जो शक्तियाँ होती थी, वह अपने मंत्रियों एवं मंत्रि परिषद की सहायता से राज्य का संचालन करता था। तो हम देखते हैं कि उसके मंत्रि परिषद में कौन कौन होता था। तो देखिए, वह विभिन्न प्रकार के मंत्री नियुक्त करता था जो अपने अपने कार्य करते थे। उनकी नियुक्ति कौन करता था? राजा करता था। देखिए, इनमें एक होता बख्शी। तो बख्शी क्या है? यह सेना को वेतन देने का कार्य करता था। सेना को जो वेतन देने का काम एवं सेना संबंधी जो कार्य करता था उससे क्या कहलाता था? उनको हम उस समय बख्शी कहा जाता था। खजांची में देखिए, यह क्या करता था? आमदनी एवं खर्चे का हिसाब रखता था, उससे खजांची कहा कहते थे। परगना अधिकारी, तो देखिए, राज्य का विभिन्न छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड था जिसके परगना कहते थे। तो इन परगनों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो इनकी जिम्मेदारी होती थी वो परगना अधिकारियों की होती थी। इसके अलावा जो परगने हैं वो ग्रामों में विभाजित होते थे और गांवों में ग्राम पंचायतें होती थी। अब देखो, समय के साथ में यहाँ पे इसमें जागीरदारी व्यवस्था भी थी पहले। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जब भी कोई राजा बनता था तो उसके छोटे भाई भी होते थे। हम जानते हैं कि राजा सबसे बड़ा जो बेटा होता था वो बनता था। तो राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन करने के लिए भूमि देता था एवं उससे होने वाली कमाई भाई बंधु रखते थे उसके। तो इस भूमि के वो स्वामी थे, अतः वो जागीरदार कहलाते थे। देखिए, जब राजा बनता था तो वो अपने छोटे भाइयों को जो भूमि देता था जिस पे वो राज करते थे, और उसे कहा जाता था जागीर, एवं इनके स्वामी होने के कारण उनको कहा जाने लगा जागीरदार। ये जागीरदार का मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो उस जागीर की सुरक्षा करना एवं उसका शासन का संचालन करना था। बाद में देखो, प्रारंभ में तो ये छोटे भाइयों को दी जाती थी, लेकिन बाद में कार्य के आधार पर भी जागीरें दी जाने लगी। यानी कि जागीरदार पहले तो भाई बंधु थे उसके, लेकिन उसके बाद में आगे चलकर जो योग्यता के बल पर भी जागीरें लोग प्राप्त करने लगे। अब देखिए, जागीरदारी जो व्यवस्था वो प्रारंभ कब हुई। तो अगर हम इसके देखें कि जागीरदारी प्रारंभ कब हुई, व्यवस्था प्रारंभ कब हुई, इसके विषय में कोई निश्चित मत तो है नहीं। इसके बारे में कोई निश्चित मत नहीं है। देखिए, जागीरदारी प्रारंभ कब हुई इसके बारे में कोई निश्चित मत नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि राजस्थान में इसका जो विकास है वो स्पष्ट रूप से राजपूतों के शासनकाल में हो चुका था। यानी कि राजस्थान में यह कब विकसित हो चुकी थी? राजपूतों के शासनकाल में ये पूरी तरीके से विकसित, मतलब इनका विकास प्रारंभ हो चुका था। और विभिन्न राजाओं ने यहाँ पर राज्य स्थापित किए। ये उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। तो ये राजपूतों के काल में प्रारंभ हो गई थी। अब देखिए, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप वही हमने देखा कि प्रारंभ में ये किस पे आधारित थी? रक्त संबंधों पर। बाद में भी 90% इसी पर रही, लेकिन प्रारंभ में तो पूरी तरीके से रक्त संबंधों पर आधारित थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। अब देखिए, जो राजा के विभिन्न पद होते थे, जो मंत्री के विभिन्न पद होते थे, उन पर राजा उन जागीरदारों को ही नियुक्त करता था। अर्थात वह इनडायरेक्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अपने
जो भाई बंधुओं को ही वह विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता था। देखिए, और प्रारंभ में राजा एवं जागीरदार के जो संबंध थे वो स्वामी व सेवक के नहीं थे, बल्कि उनके जो संबंध भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित थे, क्योंकि वो भाई बंधु थे। ऐसा नहीं है कि राजा उनका स्वामी था, वो भाई बंधुत्व पे आधारित थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में प्रारंभ, लेकिन जैसे देखिए, जैसे जैसे मध्यकाल आया तो मध्यकाल के समय मुगलों का आक्रमण हुआ, तो उस समय जो राजपूत यहाँ के जो राज शासक थे वो भी, उन्होंने भी विभिन्न प्रकार की संधियाँ कर ली थी मुगलों से। तो अब जो मुगल शासक थे उनके कारण जो यहाँ के जो राजपूत शासक थे वो भी अब जागीरदारों पर अधिक निर्भर नहीं रहने लगे। तो मुगल काल के समय में क्या हुआ, जागीरदारों, यहाँ के शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई, एवं जो, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो मुगल मनसबदार बन गए, यानी कि उनको वहाँ से सेना मिलने लगी और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। कहाँ? इन्हें, यहाँ के राजाओं को। अतः समय के साथ में जो यहाँ के शासक थे एवं जागीरदार थे उनके मध्य का जो संबंध है वो कैसा, स्वामी जैसा हो गया, स्वामी एवं सेवक जैसा हो गया एक तरीके से। क्योंकि पहले तो ये भाई बंधुत्व पर आधारित था, लेकिन अब क्योंकि शासकों को जागीरदारों की अधिक आवश्यकता नहीं रखी जाता है, यहाँ के जो शासक है वो जागीरदारों के साथ उनके स्वामी की तरह व्यवहार करने लगे। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्था का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा, एवं यहाँ के जो रियासतें भी है वो भी अपने राज्य को परगनों एवं ग्रामों में विभाजित करने लगी। तो फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया। तो उस समय राजस्थान की स्थिति कैसी थी अगर हम देखें तो देखिए, राजस्थान, तो पूरे भारत के अंग्रेजों के समय में दो प्रकार के हिस्से थे, यानी कि एक तो भारत का वह हिस्सा जिस पे पूरी तरीके से अंग्रेजों का राज्य था, और एक वह हिस्सा जिस पे यहाँ की रियासतें शासन चलाती थी, लेकिन वो अधीन थी अंग्रेजों के। तो इस प्रकार से अगर भारत को देखा जाए अंग्रेजों के समय में, तो भारत के दो हिस्से थे, दो भाग थे। पहला पूरी तरीके से ब्रिटिश भारत एवं दूसरा था हमारा रियासती भारत। अब देखिए, ब्रिटिश कालीन जो भारत था उसमें केंद्र शासित प्रदेश थे एवं उसके अतिरिक्त 11 प्रांत थे। तो देखिए, भारत के दो, एक तो रियासत जिस पर अधिकार रखती थी, और एक जिस पर अंग्रेज। तो जिस पर अंग्रेज अधिकार रखते थे वह केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में विभाजित था। सभी प्रांतों के गवर्नर होते थे, अलग अलग गवर्नर होते थे, और ये सभी गवर्नर भारत के एक गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। सन 1857 की क्रांति हुई, जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो गया, एवं अब जो भारत का जो अधिकार था वो सीधे चला गया इंग्लैंड के ताज के अधीन हो गया, एवं वहाँ की संसद इनके लिए नियम बनाने लगी। अर्थात जब 1857 की क्रांति हुई तो हमें तो अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिली, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अधिकार चले गए और वहाँ की जो रानी थी, वहाँ का जो संसद थे, उसके अधीन अब यहाँ के नियम बनने लगे। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। तो देखिए, अब जो गवर्नर जनरल है वो उसके पद को नष्ट करके यहाँ पे एक तरीके से वायसराय का पद निर्धारित कर दिया गया। अब यहाँ का जो सरकार है, यहाँ पे जो अंग्रेजी सरकार थी, अब वो वहाँ के बनाए गए संसद के कानूनों से चलने लगी, यानी कि भारत का जो राज्य है वह इंग्लैंड के संसद के द्वारा चलने लगा। 1935 में भारत का एक अधिनियम आया, वहाँ पर एक उन्होंने अधिनियम बनाया जिसे भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। इसे 1 अप्रैल सन 1937 को भारत में लागू किया, एवं इसके द्वारा देखिए, जो मेवाड़, अजमेर और जो मेरवाड़ा है उसके प्रशासन में परिवर्तन किया गया, एवं इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। तो देखिए, ये पूछा जा सकता है कि बताइए किस अधिनियम के तहत राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन को विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर
गृह विभाग के अधीन लाया गया। तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वह भारत सरकार अधिनियम सन 1935 था। इससे ये हुआ, अब इससे परिवर्तन क्या हुआ? इससे ये परिवर्तन हुआ कि जब ये गृह विभाग के अंतर्गत आ गया अजमेर मेरवाड़ा, तो यहाँ पर जो कानून बनने लगे, कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल के द्वारा। तो यहाँ के वही कानून यहाँ पे काम करने लगे जो संसद बनाती थी, ना कि गवर्नर जनरल के द्वारा। अब जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो उससे पहले तब यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यहाँ पर देखिए, जो प्रथम चुनाव हुए राजस्थान में, प्रथम जो चुनाव हुए थे विधानसभा के लिए, वो सन 1952 में हुए थे, एवं टीकाराम पालीवाल यहाँ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में हमारा लेसन खत्म हुआ। अब देखिए, इसके कुछ क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। कि सबसे पहला, सेना को वेतन देने का काम कौन करता था? बख्शी। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। इसके अतिरिक्त बस यही है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये जो सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी। अगर हाँ, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।